आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन से आप लोगों के समक्ष जुड़ा हूं एवं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मथुरा न्यूज़ 24 पर। हम लोग निरंतर कुछ दिनों से योगाभ्यास प्रातःकाल करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है लिवर संबंधित रोगों में किस प्रकार से हम अपने आप को लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि द्वारा। तो इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य डॉक्टर बालकृष्ण शास्त्री जी, जो हमें योग डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिवर समस्या अथवा लिवर को कैसे हम रोगों से प्रिवेंट करके रोगों से बचा करके रख सकते हैं, अगर हमारा लिवर ऑलरेडी इफेक्टेड हो गया है तो उसको कैसे हम लोग स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज के समय में देखा जाता है कि हर जनमानस, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से बाहरी वस्तुओं पर आश्रित है और विभिन्न प्रकार के हम लोग जो मिलावटी वाले भोजन हैं उसका सेवन करते हैं। काम और रोज़मर्रा की जीवन की वजह से हमारा जीवनचर्या भी धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है एवं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, जिसका पूरा असर हमारी लिवर पे पड़ता है, क्योंकि लिवर का काम मेटाबॉलिज्म का है। मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर में आपने भोजन को ग्रहण किया, भोजन पेट तक गया, आंतों तक गया, अब पेट और आंतों से जो उसके पोषक तत्व हैं वह लिवर में पहुंच गए और वहां से लिवर ने उसका कार्य पूरे बॉडी के अंदर डिवाइड करने का किया, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का किया। पूरे शरीर में लिवर का काम ग्लूकोज इत्यादि को ग्लाइकोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को डाइजेस्ट करके उसको मेटाबॉलिज्म करके पूरे शरीर में वितरित करें। एवं अगर आपका भोजन अत्यधिक फैट वाला है, अल्कोहल वाला है, तो हो सकता है कि आपकी जो लिवर है वह उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एक्टिव हो और जिस कारण से वो थक करके किसी न किसी रूप में बीमार पड़ जाए। और उसको उस बीमारी से दूर रखने के लिए हम लोग किस प्रकार से योग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ आसना बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने लिवर को एक फिर से ताज़ा रूप दे सकते हैं, फिर से अच्छा बना सकते हैं। तो कुछ आसनास हैं जो हम लोग खड़े होकर के करेंगे, बैठ करके करेंगे एवं लेट करके करेंगे। खड़े होकर के आसना में जो आसना है वह हम लोग सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार एक कॉमन आसना का सीक्वेंस है
इससे हम सूर्य देवता को नमस्कार भी करते हैं। साथ ही इसमें सर से लेकर के पाँव तक के सभी रोगों का उपचार भी है। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ करके मैट के अग्रभाग में आगे की ओर हम लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, पूरा शरीर सीधा, सूर्य देवता का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर ले जाएंगे। हस्तोत्तानासना का अभ्यास करेंगे। यहाँ से सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा, सांसों को छोड़ते वक्त हम लोग आगे की ओर मुड़ेंगे। आगे की ओर झुकते हुए सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। पाद हस्तासना। अब यहीं से हम अपने बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों हथेलियां पैर के साइड में, जो आपका दायां पैर है वो दोनों हथेलियों के बीच में होगा। चेहरे पे पुनः प्यारी सी स्माइल और सिर ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। फाइनल स्थिति में आंखें बंद हो जाएंगी। पर्वतासना। सांसों को छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। इसमें सिर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से टच करने का प्रयास करना है एवं आपकी एड़ियाँ ज़मीन पर रखने का प्रयास करना है। हथेलियाँ दोनों आगे की ओर, कमर उठा हुआ होगा। सांसों को छोड़ते वक्त साष्टांग आसना। इसमें दोनों हथेलियां हमारी छाती के साइड में जमीन पर, घुटना जमीन पर, छाती जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, पैरों के उंगलियां जमीन पर। कमर हमारा उठा हुआ होगा। कमर सीधा नहीं रखना है, कमर हल्का सा उठा हुआ होगा। हमारे पैर और घुटनों के बीच में गैप होगा, ऊपर उठा हुआ होगा। घुटने से पेट छाती तक आपका उठा हुआ होगा एवं गर्दन और छाती के बीच में गैप होगा। ठुड्डी हमारी जमीन पर। सांसों को भरते हुए पैरों को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पूरी कोहनी सीधी नहीं करनी है, कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई होगी। सिर पीछे की ओर झुका हुआ, ऊपर की ओर। सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। अब यहाँ से पुनः हम लोग रिपीट करते हैं पर्वतासना। सांसों को छोड़ते हुए आश्व संचालन आसना। सांसों को भरते हुए पहली बार हमने दाईं पैर को आगे रखा था, दूसरी बार हमने बाईं पैर को मोड़ करके आगे रखा है और दायां पैर हमारा पीछे की ओर स्ट्रेच है। पादहस्तासना। सांसों को छोड़ते हुए पादहस्तासना का अभ्यास करेंगे। सांसों को भरते हुए हस्तोत्तानासना का अभ्यास करेंगे। सांसों को नॉर्मल करते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर के आएंगे। तो यह था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इसको मात्र हम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से, मैं कहूँगा कि सर से लेकर के पाँव तक के रोगों के आपको लाभ मिल सकता है। अब हम कुछ ऐसे आसनास करेंगे जो पर्टिकुलर
हमारे लिवर पर को प्रभावित करती हैं, लिवर पे प्रभाव डालती हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। पाद हस्तासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हल्का सा पीछे झुकें। अब सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर पूरा झुकेंगे। लोअर बैक से बेंड करेंगे। सर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। पैरों के अंगूठों को कैच होल्ड करने का प्रयास करेंगे। या तो आप पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं अथवा अपने एंकल जॉइंट को भी आप पकड़ सकते हैं। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाएं। सिर को घुटने से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें। घुटना हमारा सीधा रहेगा, घुटना मुड़ेगा नहीं। सांस छोड़ते रहना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति ज़्यादा देर इसको ना रोकें। सांसों को भरते हुए पुनः वापस रिलैक्स। तो यह था पाद हस्तासन, जो हम आसानी से कर सकते हैं। इसके उपरांत कटी चक्रासन का अभ्यास भी हम खड़े में कर सकते हैं। कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को कंधों तक सीधा सामने की ओर लेकर के आएं एवं अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ को कमर के पीछे मोड़ करके रखें और दाईं ओर मुड़े। आपका नीचे का भाग सीधा रहेगा। कटी से ऊपर का भाग, कमर से ऊपर का भाग पीछे की ओर मुड़ेगा। सांसों को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इसी प्रकार से हम दूसरी ओर भी करेंगे। रिलैक्स। अब हम कुछ आसना बैठ करके करेंगे। जैसे कि हम नवाआसना कर सकते हैं। तो नवाआसन करने के लिए दोनों पैरों को सीधा रखें, ऊपर की ओर पूरा उठाएंगे हाथों को। अब अपने पैरों को उठाते हुए हाथों को पैरों के सामने ला करके रखेंगे। आंखों के लेवल में आपका पैर होगा। सांसों को छोड़ते हुए वापस आएं। रिलैक्स। अब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को पुनः जोड़ लें। दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर सांसों को भरते हुए उठाएं। हल्का सा कमर को पीछे की ओर मोड़ें, सिर को पीछे की ओर ले जाएं, हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे। सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी रहेगा, सांसों को छोड़ते हुए। सांसों को भरते हुए पुनः वापस आएं। यह आसन भी हमें लोअर बैक से बेंड करना है। इसके उपरांत हम लोग जानु शीर्षासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों से पहले दाएं पैर को मोड़ करके बाईं जांघ के मीडियल साइड में
यानी कि पैर के जांघों के जड़ में रखें एड़ी को, दाईं एड़ी को बाएं पैर के जड़ में रखेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं अथवा पैरों को पकड़ करके सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे और कोहनी है वो जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरी ओर से हम लोग जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। सांसों को भरते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हमारे घुटने मुड़े हुए होंगे, एड़ियां बाएं पैर की जड़ में होगी। सांसों को सामान्य रखें फाइनल स्थिति में। अब सांसों को भरते हुए पुनः वापस एक लंबा गहरा सांस लें और रिलैक्स हों। तो यह थे हमारे कुछ बैठ के करने वाले आसना। उसमें से एक और आसना है मारीची आसना, जो अब हम लोग करेंगे। मारीची आसन के लिए हम लोग इसी प्रकार से सीधे बैठेंगे, अपने दाएं पैर को मोड़ करके पैरों के तलवों को बाएं घुटने के साइड में रखेंगे। अब दाएं हाथ को बीच में से निकाल करके, यानी कि मीडियल साइड से निकाल करके आप पीछे की ओर अपने दोनों हाथों को बांधेंगे। घुटने के मीडियल साइड से निकालते हुए पीछे की ओर मोड़ेंगे, क्रॉस करते हुए अपने दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए सामने की ओर देखेंगे। ये मारीची आसन भी आप कर सकते हैं लीवर जैसी समस्याओं में। इसी प्रकार हम लोग दूसरी ओर भी करेंगे। कम बैक इन अ रिवर्स ऑर्डर। हमें दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, सामने की ओर देखना है। यह आसन भी लीवर जैसी समस्याओं में लाभदायक है। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स वापस आएं। तो ये थे कुछ बैठ के करने वाले आसना। अब हम लोग लेट के करने वाले आसन करेंगे। लेट के करने वाले आसना में जैसे कि नौका आसना, ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंध आसना। तो सर्वप्रथम हम लोग नौका आसन का अभ्यास करेंगे। नौका आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को सामने लाते हुए सिर को उठाते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। आंखों के लेवल में आपके पैर की उंगलियां होंगी, हाथ सामने, चेहरे पे स्माइल, आपके पेट पे कंपन जैसा महसूस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोकें। अब सांस को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। तो यह था हमारा नौका आसना। इसके उपरांत जो बहुत ही अच्छा आसना है सेतुबंध आसना, उसका अभ्यास हम लोग करेंगे। सेतुबंध आसन के लिए आप अपने आप को फिर से रिलैक्स करेंगे, शवासन की स्थिति में लेटेंगे। सांसों पे ध्यान दे करके इस आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। शवासन के बाद हम लोग स्वयं को रिलैक्स करते हुए अब दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हथेलियां जमीन पर,
धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएंगे। अपने पैरों को घुटनों पे से मोड़ लें एवं एड़ियों को जमीन से अपने नितंब से करीब ला करके, बॉडी से करीब ला करके रखें। पूरी एड़ियाँ, पूरा पैर जमीन पर। अब धीरे धीरे अपने कमर को उठाएंगे। कमर को उठाते हुए अपने पैरों की टखनों को कैच होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। कमर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उठा हुआ होगा। ठुड्डी जुगलर नॉच में, यानी कि छाती में, छाती के अग्रभाग भाग में जो गड्ढा जैसा हमें महसूस होता है उसमें टच होगा। ये थायराइड जैसी ग्रंथि की बीमारियों के लिए भी सहायक है, उसमें भी यह लाभ पहुंचाता है। साथ ही लिवर जैसी समस्याओं में भी यह लाभदायक है। पुनः वापस आएं। तो यह था हमारा सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसन के बाद हम लोग जाएंगे पेट के सहारे करने वाले आसनों की ओर। पेट के सहारे आसना करने वाले जो आसना हैं उनमें से मर्जरी आसन बहुत ही अच्छा आसन है जो हम लोग कर सकते हैं। साथ ही काउ पोज यानी कि गौ आसना हम लोग कर सकते हैं। ये दो आसना हमारे बहुत ही अच्छे आसना हैं। गौ आसना में सर्वप्रथम हम लोग गौ आसना करेंगे। गौ आसना के लिए पुनः हम लोग स्वान की तरह बैठेंगे। अपने घुटनों पे से पैरों को मोड़ लेंगे, कमर को उठाएंगे। पूरी बॉडी हमारी जो है घुटनों पर और हथेलियों पर बैलेंस होगी। पैर पीछे की ओर स्ट्रेच होंगे और सामने की ओर देखना है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे आसन हैं वह किसी न किसी जानवर पर, किसी न किसी जीव पर उसका नाम है। तो 84 लाख आसनों में से हम लोग विभिन्न प्रकार के आसना विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हुए करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी गाय माता हैं उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि उनका जो पेट होता है, जितने भी 4 पैर वाले लोग जानवर हैं उनका पेट नीचे की ओर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी जो पाचन शक्ति है वह स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है और उनका लिवर स्वस्थ रहता है। तो इस कारण से हम लोग काउ पोज भी कर सकते हैं। ये गौ आसना है। आपका घुटना और हथेलियों पे आपकी बॉडी बैलेंस होगी, सामने की ओर फेस होगा। साधारण है ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे, होल्ड करने का प्रयास करेंगे, सांस आपके समान ही होंगे। अब इसी में से हम लोग मर्जरी आसन की ओर बढ़ सकते हैं। मर्जरी आसन के लिए हम लोग सांसों को भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, एड़ियों को पीछे की ओर, सिर की ओर टच करने का प्रयास करेंगे। अब सांसों को छोड़ते हुए दाएं घुटने को सिर से अथवा ठुड्डी से छिपाने का प्रयास करेंगे। इसका अभ्यास हम लोग 5 से 10 बार अलग अलग साइड से कर सकते हैं। दूसरी ओर से बाएं घुटने को मोड़ करके पैरों को ऊपर ले जाएं, पैरों को सर से छिपाने का प्रयास करें। घुटनों को पुनः सांसों को छोड़ते हुए घुटनों को माथे से लगाने का प्रयास करें। यह आसन भी हम लोग मर्जरी आसन जिसे हम लोग कहते हैं, यह आसन भी हम लोग कर सकते हैं लिवर जैसी समस्याओं में। रिलैक्स। तो यह हमारे कुछ आसनास थे। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं,
भ्रामरी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, भ्रामरी जो है हमारे हाइपोथैलेमस पे कार्य करता है। उसका प्रभाव पूरा हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है। और हाइपोथैलेमस का काम पूरे शरीर के हार्मोन सिस्टम को, पूरे शरीर के फंक्शंस को सुचारू रखना होता है। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हार्मोन्स जैसी समस्याओं से आप दूर रह सकते हैं एवं शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों से भी बचाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति, फिर भ्रामरी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा घरेलू उपचार लिवर जैसी समस्याओं को दूर रखने हेतु। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए हथेलियों को से आप अपनी दाईं हथेली से नासिग्रा मुद्रा बना सकते हैं। नासिग्रा मुद्रा बनाने के लिए पहली 2 उंगलियों को मोड़ना है, अंगूठे को खुला रखना है एवं लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं हाथों की उन्हें खुला रखना है। यानी कि आपका मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर मुड़ा हुआ होगा, अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं नासिका से पूरा सांस भरेंगे। अब दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे, सांसों को रोकेंगे। कुछ सेकंड सांसों को रोकने के बाद दाईं ओर से धीरे धीरे सांसों को निकाल देंगे। सांसों को पूरा बाहर की ओर छोड़ने के बाद पुनः दाईं ओर से ही सांसों को भरेंगे। जहाँ से आपने सांस को छोड़ा है वहीं से सांस को पूरा भरने का प्रयास करें। दोनों नासिकाओं को बंद करें, होल्ड करें। अब पुनः बाईं नासिका से सांस को छोड़ सकते हैं। यह एक राउंड है। इस प्रकार से कम हम 20 से 25 राउंड इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाईं नासिका से सांस को लिया, दोनों नासिकाओं को बंद किया, रोका एवं दाईं नासिका से छोड़ दिया। दाईं नासिका से छोड़ने के बाद पुनः दाईं नासिका से पूरा सांस को भरा, दोनों नासिकाओं को बंद किया और बाईं नासिका से छोड़ दिया। बहुत ही आसान है, हम लोग घर पर बैठ करके कर सकते हैं, किसी भी आसना में जो हमारी आसना कमर को सीधी रखती हो। आप अगर कुर्सी में बैठते हैं तो पीछे तकिया लगा लें, नीचे भी बैठते हैं सुखासन में तो तकिया लगा करके बैठें, अथवा सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में हम लोग बैठ सकते हैं। रिलैक्स। तो यह हमारे अनुलोम विलोम थे। अब हम कपालभाति की ओर बढ़ेंगे। कपालभाति एक प्रकार की क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, तो गंदगियों को दूर करती है और चेहरे पे तेज उत्पन्न करती है। कपालभाति के अभ्यास के लिए हम लोग कमर गर्दन पुनः सीधी रखेंगे, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान होगी। चेहरे पे मुस्कान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा रिसर्च में बताया जाता है कि अगर हम लोग अपने चेहरे पे मुस्कान रखते हैं इस प्राणायाम एवं कपालभाति क्रिया के समय, तो ऐसा ही हमारा एक्सप्रेशन डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। तो आइए करते हैं कपालभाति। इसमें फोर्सफुल एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन होगा। मतलब कि आप तेजी से सांस को छोड़ेंगे और धीरे से सांसों को लेने पे आपको ध्यान नहीं देना है। तेजी से सांस को छोड़ें, लेने पे ध्यान ना दें, बस तेजी से सांस को छोड़ने पे आपका ध्यान रहेगा। सांसों को छोड़ते वक्त आपका पेट स्वतः ही अंदर और बाहर होते हुए आपको महसूस होगा। हथेलियां घुटनों के ऊपर शांत अवस्था में ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा में हम लोग रख सकते हैं। यह 1 मिनट में 100 से 120 बार तक हम लोग करने का प्रयास कर सकते हैं, अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि नहीं है तो। अगर हमें सर्जरी इत्यादि हुई है, हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो सर्जरी में हम ना करें, अथवा करना चाहें
तो किसी गुरु का सानिध्य अवश्य लें। अगर हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या में हम लोग इसका अभ्यास 1 मिनट में 30 से 60 बार तक कर सकते हैं, यानी कि 2 सेकंड में 1 बार सांस को छोड़ना होता है। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स। तो यह कपालभाति का अभ्यास था। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर शब्द से लिया गया है। भ्रमर यानी कि जो भमरे होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, तो भ्रमर की तरह जो गुंजन इसमें होता है, उस गुंजन पे, उस ध्वनि पे हमें ध्यान लगाना होता है। उस ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न हमारे चेहरे में कंपन महसूस होती है, तो उस कंपन को हमें महसूस करके इसका अभ्यास करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए, इस प्राणायाम के लिए पुनः हम लोग कमर गर्दन को सीधे रखेंगे। साधारण तरीके से हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली है उसको कानों में बंद कर लेंगे। सांसों को नासिका से बंद रखेंगे, नासिका से सांसों को खींचेंगे। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, आंखें बंद, मुंह बंद, नासिका से सांस को खींचे पूरा, कान को बंद करके। अब नासिका से ही सांस को छोड़ते वक्त गले से हमिंग साउंड निकालने का प्रयास करें। भंवरे की गुंजन की तरह ध्वनि उत्पन्न करें। उस ध्वनि पे आप निरंतर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, अथवा आपके चेहरे में जो कंपन महसूस होगी उस पर ध्यान देंगे। ये ENT संबंधित आइज, नोज, थ्रोट, पूरे स्कल के संबंधित रोगों को दूर करता है। तो यह था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इन योगिक सीक्वेंस को अगर हम लोग डेली फॉलो करते हैं तो लिवर जैसी समस्याओं को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं लिवर समस्या में किन किन घरेलू उपचारों का हम लोग पालन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने लिवर को स्वस्थ रख सकें और अपने लिवर को स्वस्थ कर सकें। तो जब हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर एक प्रकार से पाचन तंत्र का ही अंग माना जाता है। आप देखेंगे, आपने मुंह में भोजन डाला, मुंह में भोजन डालने के बाद जब चबाना शुरू होता है तो सलाइवा हमारी उत्पन्न होती है। जो थूक है, जो लार है, उसके माध्यम से पूरे काइम में, पूरे जो बाउल बनता है, वो बॉलस बनता है हमारा, खाना चबाने के बाद गोल सा हमारे मुंह में इकट्ठा होता है। उसमें पूरे में लार जो है हमारी मिल जाती है, जो कि पाचन करने में सहायक होती है। हमारा सर्वप्रथम पाचन मुख से होता है। यहाँ से हमारे ग्लूकोज का पाचन होना, पचना, डाइजेशन होना शुरू होता है। अब हम भोजन धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुँचती है। स्टोमक में HCl सिक्रेट होता है। HCl हमारे भोजन को तोड़ने का एवं पचाने का कार्य करता है। HCl के माध्यम से तोड़ने व पचाने के बाद जो कुछ पोषक तत्व बचते हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के उसका हमें जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस में चला जाता है। तो जो हम देखेंगे इसमें हमें देखने को मिलता है कि स्टोमक से लेकर के इंटेस्टाइन में एवं मुख में डाइजेशन स्पेशल होता है। तो जो पोषक तत्व हैं इंटेस्टाइन से, आंतों से, हमारी आंतों से आ करके लिवर में पहुंचती हैं।
लिवर हमारे बॉडी के प्यूरिफिकेशन में भी कार्य करता है एवं मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है। मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज इत्यादि को निकाल करके, अथवा अगर आपने ग्लूकोज इत्यादि नहीं लिया है तो प्रोटीन इत्यादि वगैरह लिया है तो उनसे ग्लूकोज बना करके आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर तक पहुंचाएं। अगर ग्लूकोज आप अत्यधिक मात्रा में ले रहे हैं तो वह ग्लाइकोजन के माध्यम से इकट्ठा करके आपके बॉडी में धीरे धीरे फैट को भी बनाने में कार्यरत होता है। अगर आप अल्कोहल इत्यादि एवं बहुत ज़्यादा फैट सामग्री लेते हैं तो हो सकता है कि आपके लिवर पे ज़्यादा वजन पड़े, लिवर पे ज़्यादा भार पड़े, कार्य क्षमता को उसको बढ़ाना पड़े, जिसके कारण से वह थक हार करके बीमार पड़ जाए। तो अब हम इस स्थिति में लिवर की जो बीमारी होती है वह सर्वप्रथम हम लोग लिवर सिरोसिस की बात कर सकते हैं, फैटी लिवर की बात कर सकते हैं, जो अल्कोहल इत्यादि से भी हमें प्रभाव देखने को मिलती है। ज़्यादा अगर हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, ज़्यादा अगर शराब इत्यादि ले रहे हैं तो भी हमें ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अथवा टाइफाइड जैसी समस्या भी हमें टाइफाइड जैसी समस्याओं में भी हमें लिवर प्रभावित देखने को मिलता है। तो इन स्थिति में हम लोग क्या क्या चीज़ें अपनाएं जो कि हमारा लिवर स्वस्थ रह सके। तो सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि आप फास्टिंग में चले जाएं। फास्टिंग बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया है अपने लिवर को और इस कारण से अब उसे रेस्ट की आवश्यकता है। अगर आप उसे रेस्ट देते हैं तो वह पुनः बॉडी की कैपेसिटी होती है कि बॉडी अपने आप हील होना शुरू करे। अब फास्टिंग हम लोग करेंगे तो 3 प्रकार से फास्टिंग कर सकते हैं हम लोग। शुरुआती कुछ दिनों तक, जितने दिन तक हमें लगता है कि अभी तक मेरा दर्द है, अभी तक मेरा लिवर इफेक्टेड है, तब तक हम लोग कंप्लीट फास्ट कर सकते हैं, यानी कि मात्र पानी पे या लिक्विड डाइट पे हम लोग रह सकते हैं, जिसे हम लोग एलिमिनेटिव डाइट भी कहते हैं। अब एलिमिनेटेड डाइट को करने के बाद अगर हमें महसूस होता है कि हम थोड़ा सा स्वस्थ होना शुरू हुए हैं तो अब हम सूदनिंग डाइट की ओर बढ़ सकते हैं। सूदनिंग डाइट में हमारे फल, रॉ डाइट, जो अंकुरित आहार हैं, कच्चे आहार हैं, वह हम लोग ले सकते हैं। इसके उपरांत जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लग जाएं तो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए कंस्ट्रक्टिव डाइट ले सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव डाइट में दलिया, खिचड़ी, बॉइल्ड वेजिटेबल इत्यादि माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग, अगर हमारा लिवर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, लिवर सिरोसिस अथवा फैटी लिवर की समस्या है, तो हम इमली का पानी उबाल करके ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इमली का पानी लेंगे तो आपके SGOT, SGPT अगर कम हो रखे हैं या बढ़े हुए हैं तो वो बैलेंस होना शुरू होगा और बुखार जैसी समस्याएं दूर होंगी, लिवर की समस्याएं दूर होंगी। आयुर्वेद में एक और औषधि है जूरी ताप, उसका हम लोग सेवन कर सकते हैं। उसका हम लोग दवाई के रूप में उसको ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। वह भी हमारे लिवर को स्वस्थ रखने में एवं स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो यह थे हमारे लिवर संबंधित रोगों के एवं लिवर को स्वस्थ रखने के उपचार। अब हमारा कल का जो सेशन होगा वह स्ट्रेंथ को हम लोग किस तरीके से, स्टेमिना को हम लोग किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं उस पर होगा। किस प्रकार से हम लोग, अगर हमारी दिनचर्या खराब होती जा रही है तो धीरे धीरे हमारा जो स्टेमिना है वो कम होता चला जा रहा है। तो स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हम लोग किस प्रकार से योग के माध्यम से, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ बढ़ा सकते हैं, वह हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 पर, मथुरा न्यूज़ 24 पर, और अपने प्रश्न आप यहाँ रख सकते हैं मथुरा न्यूज़ 24 पर। आपके प्रश्न का अवश्य आने वाले सेशन में हम लोग निदान करेंगे। धन्यवाद।